प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने 5वां सबक शुरू किया था एसएस में, आज़ादी की हुसूल की जानिब सफ़र, जिसमें हमने साइमन कमीशन, नेहरू कमेटी, मुकम्मल स्वराज का मुतालबा और दांडी कूच के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम देखेंगे गांधी इरविन मुआहदा, गोलमेज कॉन्फ्रेंस और सत्याग्रह की मौकूफ़ी। तो अंग्रेज़ सरकार ने भारत को कैसा कानून चाहिए और उस कानून में क्या क्या सुधार होना चाहिए, इस वजह से गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखी गई। तो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में नवंबर 1930 में हुई, मगर इस कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग, तो इस मीटिंग में कांग्रेस और गांधी जी हाजिर नहीं हुए। नतीजे में ये कॉन्फ्रेंस यानी ये मीटिंग नाकाम रही, यानी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस नाकाम रही। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी और कांग्रेस को समझाने के लिए गांधी जी और इरविन के दरमियान एक मुआहदा हुआ, एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन मुआहदा कहा जाता है। नतीजे में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जब रखी गई, उसमें गांधी जी और कांग्रेस हाजिर रही, लेकिन दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ सरकार ने पसमानदा ज़ातों को यानी निचली ज़ातों को अलग वोटिंग कमेटी देना तय किया। नतीजे में गांधी जी ने इस बात की मुखालिफत की और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो गई। उसके बाद देखेंगे हिंद छोड़ो तहरीक। तो क्रिप्स दरख्वास्तों से ये साबित हो चुका था कि अंग्रेज़ सरकार भारत को छोड़ना नहीं चाहती है। अंग्रेज़ सरकार भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए भारत के लोग मायूस हुए, उन्हें गुस्सा आया। गांधी जी ने उनकी मायूसी को दूर किया और उन्हें एक आखिरी और नई जंग लड़ने के लिए तैयार किया। इस तरह मुंबई में कांग्रेस समिति के उजलास में गांधी जी की क़यादत में 9 अगस्त 1942 की रात को हिंद छोड़ो तहरीक की करारदाद पास की गई। जैसे ही अंग्रेज़ों को ये बात पता चली, दूसरे ही दिन सुबह सवेरे गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस तरह तमाम रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा और भी कई सारे लीडरों को गिरफ़्तार किया गया। इस तरह गांधी जी के साथ साथ मुल्क के तमाम रहनुमाओं की गिरफ़्तारी से मुल्क के शहरों और देहातों में अचानक हड़तालें पड़ी और गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के लिए ये मेरी आखिरी जंग है और इस जंग के लिए भारत की आवाम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। उनका नारा था, करेंगे या मरेंगे। उसके बाद देखेंगे हिंद छोड़ो तहरीक के दरमियान हड़तालें कहाँ हुई, उसके बारे में। तो मुल्क के देहातों और शहरों में मज़दूरों, किसानों, नौजवानों, तलबा, असातिज़ा, ताजिरों और औरतों ने भी इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मज़दूरों ने कारखानों में हड़तालें की। जमशेदपुर के फौलाद के कारखाने में मज़दूरों ने हड़तालें की। मुंबई और मद्रास की कपड़ा मिलों में मज़दूरों ने हड़तालें की। अहमदाबाद की 75 कपड़ा मिलों में 1,24,000 मज़दूरों ने 105 दिन के लिए हड़ताल की। स्कूल और कॉलेज में भी तलबा ने हड़तालें की। अहमदाबाद में 3.5 महीने के लिए बाज़ार बंद रहे। उसके बाद है हिंद छोड़ो तहरीक के दरमियान तोड़ फोड़ की सरगर्मियाँ। तो भारत में चारों तरफ अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ शौले भड़क रहे थे। सरकार ने यानी अंग्रेज़ सरकार ने जुल्म सितम की पॉलिसी अपनाई। नतीजे में शहरों और देहातों में लोगों के गिरोहों ने टेलीफोन, रेलवेज़ की लाइनें, सरकारी इमारतें, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफातर, पुल, रास्ते, स्कूल और कॉलेज की इमारतें, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की। रेलवेज़ को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। कुछ इलाकों में लोगों ने
बम का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद देखेंगे लड़ाई को कुचलने में सरकार की नाकामयाबी। तो अंग्रेज़ सरकार ने हिंद छोड़ो तहरीक को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। 70,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में भेज दिया गया। इस तहरीक के दरमियान 538 बार गोलीबारी की गई, 1028 लोग मारे गए, 3200 ज़ख्मी हुए। अहमदाबाद और पटना में सबसे ज़्यादा तलबा मारे गए। इस लड़ाई में लोगों ने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बहादुरी का मुजाहरा किया। नतीजे में अंग्रेज़ सरकार को ये नज़र आने लगा कि अब हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकेगी। लोगों ने इस तहरीक को ज़ाती तौर पर चलाया। इस तरह हिंद छोड़ो तहरीक के बाद 5 साल के बाद भारत को मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिली। उसके बाद देखेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश ओडिशा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को हुई। उनके वालिद का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि वो एक वकील थे। उनकी वालिदा का नाम श्रीमती पार्वती देवी था। कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में आला नंबरों से इम्तिहान पास करके वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने बहुत ही मुश्किल माने जाने वाली ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान 4थे नंबर से पास किया और वो कोलकाता वापस लौटे। इसके अलावा भारत में आने के बाद वो हिंद महासभा के रुकन बने यानी मेंबर बने। कौमी स्वराज पार्टी में शामिल हुए 1923 में और थोड़े ही वक्त में नौजवानों में हरदिल अजीज़ बन गए। इसके अलावा सिविल नाफरमानी की तहरीक में भी वो आगे रहे। 1938 में सिर्फ 41 साल की उम्र में हरिपुर यानी सूरत कांग्रेस इजलास में वो सदर के तौर पर भी मुंतखब हुए। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में इख्तिलाफ राय बढ़ने की वजह से यानी इन दोनों के जो ख्यालात थे वो आपस में नहीं मिल रहे थे। इस तरह इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ने से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद डाली। बुनियाद डालने के बाद उन्होंने कई तकरीरें की, कई इजलास किए, मुल्क में कई जगह का दौरा भी किया। नतीजे में अंग्रेज़ सरकार ने उनको गिरफ़्तार किया और कैद खाने भेज दिया। 1940 में कैद खाने में उनके साथ एक सियासी कैदी जैसा सलूक नहीं होने की वजह से उन्होंने आमरण उपवास यानी कि जब तक मौत ना आए वहाँ तक उन्होंने रोज़ा रखा, उपवास रखा। नतीजे में उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्हें घर पर ही नज़र कैद में रखा गया। मगर वहाँ से वो पठानी का भेष बदल कर कोलकाता गए, कोलकाता से पेशावर, पेशावर से काबुल, ईरान, रूस और रूस से वो बर्लिन यानी कि जर्मनी पहुँचे। 28 मार्च 1942 के रोज़ जर्मनी में भारतीयों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के साथ अपने मुल्क की आज़ादी के मुतालिक बहस की। उन्होंने एक फ़ौज कायम की जर्मनी में, जिसमें 3000 भारतीयों को भी इन्होंने भर्ती किया। इसके अलावा हिंदुस्तान से फ़रार होने वाले, जापान में जाकर बसने वाले एक भारतीय लीडर जिनका नाम है रास बिहारी बोस, उन्होंने जापान में एक अदारा कायम किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और इस अदारे में उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने की गरज से आज़ाद हिंद फ़ौज कायम करने का फ़ैसला किया। और इस फ़ौज में दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से जैसे कि मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, अंडमान निकोबार वगैरह में जो भारतीय रहते थे, तो इस तरह कई सारे भारतीय हाजिर रहे। 100 जितने भारतीय हाजिर हुए और आज़ाद हिंद फ़ौज के सदर रास बिहारी बोस थे। उसके बाद देखेंगे आज़ाद हिंद फ़ौज और इंडियन इंडिपेंडेंस
लीग। तो अंग्रेज़ों के सख्त पहरों को तोड़कर सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन के ज़रिए बर्लिन से यानी जर्मनी से जापान पहुँचे 1943 में। रास बिहारी बोस ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का ओहदा संभालने की उनको दावत दी। ये फ़ौज हिंदुस्तानी फ़ौजियों और अफसरों से बनी हुई थी और वो सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ही जंग करेगी, ऐसा तय किया गया था, जिसमें जापान और अग्नि एशिया के हिंदुस्तानियों की मदद हासिल रही। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने जापान के वज़ीर आज़म टोजो से भी मुलाकात की। उनकी मुलाकात में ये तय हुआ कि जापान भारत की आज़ादी के लिए हर किस्म की मदद करेगा। जैसे जैसे जापानी फ़ौज भारत में आगे बढ़ेगी, वहाँ तक आर्जी सरकार बनाकर यानी कुछ वक्त के लिए सरकार बनाकर वहाँ का इंतज़ाम उन्हें सौंपा जाएगा और जापान उसे तस्लीम भी करेगा। इस तरह सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर गए 2 जुलाई 1943 में और वहाँ उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया, यानी कि उनको सदर बनाया गया इस फ़ौज का। साथ ही साथ रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फ़ौज के आला ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और उन्हें आज़ाद हिंद फ़ौज का भी सदर बना दिया। यहाँ रहने वाले भारत के लोगों को अपने मुल्क की आज़ादी के लिए एक काबिल लीडर मिले और सुभाष चंद्र बोस उस वक्त से नेताजी के नाम से मशहूर हुए, यानी लोगों ने उनको नेताजी का लक़ब दिया। नेताजी ने सिपाहियों को चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद के नारे दिए। तो उसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।